नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम रिंगिंग सितार सीरीज का भाग 1 के खंड 5 और आखिरी खंड की तरफ बढ़ेंगे। खंड 4 में मैंने आपको बताया था कि नोप्सी वर्ग में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लेखक ने किस तरह 100 ml तेल उत्पादन किया था। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। लेखक कहते हैं, मैंने शोधकर्ताओं को काम पर रखा जो अभिलेखों की दस्तावेजों से निम्नलिखित संगठन के साथ आए। साइबेरिया में क्रांति से पहले और कुछ समय बाद भी साइबेरिया सह संचालक के रूप में जाना जाने वाला एक संगठन था। तेल के कारोबार करने वाले पोप, जिसमें देवदार के फलों का तेल भी शामिल है, उनके पास हार्बिन, लंदन, न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर शाखा कार्यालय थे और बड़े पश्चिमी बैंक के में खाते थे। क्रांति के बाद ये संगठन ध्वस्त हो गए और इसके सदस्य दूसरे देश चले गए। बोल्शेविक सरकार के एक सदस्य लियोनिद फसरीन ने इस संगठन के प्रमुख से मुलाकात की और उन्हें रूस लौटने के लिए कहा। साइबेरिया के यह सह प्रमुख ने जवाब दिया, अगर वह साइबेरिया की सीमाओं से बाहर रहता है तब वह रूसिया की और भी ज़्यादा मदद कर सकता है। लेखक को खोजबीन से पता चला कि देवदार के फलों का तेल साइबेरिया के टाइगे के कई गांवों में लकड़ी और सिर्फ लकड़ी से दबाकर निकाला जा रहा है। देवदार के तेल की गुणवत्ता उस मौसम पर निर्भर करती है जिसमें उसे किस तरह इकट्ठा किया गया है और कैसे निष्कासित या तेल निकाला गया है। लेकिन लेखक यह निर्धारित करने में असमर्थ थे या तो संस्थान के अभिलेखागार या संस्थान से वास्तव में जो इंस्टेंट को इंगित किया जा रहा है उस सही मौसम का रहस्य खो गया था। इस तेल में वह हीलिंग वाले गुण नहीं थे जो देवदार के असली फलों में होती है। इस तेल बनाने का रहस्य को शायद उन्होंने पश्चिम में किसी चीज़ के लिए सौदा किया था, क्योंकि यह कैसे संभव था कि साइबेरिया के सबसे प्रभावित चिकित्सक गुणों वाले देवदार के फलों का तेल उत्पादन की सुविधा तुर्की में स्थित है। आखिरकार तुर्की के पास साइबेरिया में पाए जाने वाले गुणवान देवदार के पेड़ नहीं हैं। तब लेखक कहते हैं, तब मुझे याद आया क्यों मेरे उस वारसा के व्यवसायी दोस्त ने कहा था, इस काम को भूल जाओ क्योंकि इसमें कुछ पश्चिमी शक्तियाँ शामिल हैं। इसका मतलब यह शक्तियाँ हमारे रूस साइबेरिया टाइगा के बाहर इस असाधारण चिकित्सक गुणों के साथ इसके उत्पादन की तस्करी कर रही हैं। हमारे पूर्वजों के पास इतने अच्छे ज्ञान होने के बावजूद भी हम करोड़ों रुपये अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं अपनी विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए और बेवकूफ़ों की तरह दवाइयों को निगल रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, 2000 साल पहले इस असाधारण घटना का वर्णन बाइबल में किया गया है। किस तरह उपयुक्त शक्तियाँ हमारे यादों से हमारे पूर्वजों के ज्ञान को मिटाने की कोशिश कर रही हों। ओह, वे अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए और इसका सफाया करने की कोशिश कर रही हैं। लेखक गुस्से से तमतमाए हुए थे और उन्हें जांच से पता चला उनकी घरेलू कंपनियों में देवदार की तेल अंग्रेजी पैकेजिंग में बेचा जाता है। उन्हें एक 30 ग्राम की शीशी खरीदी और उसे आजमाया और उन्होंने पाया वास्तविक तेल सामग्री में कुछ ही बूंदें हैं और बाकी एक पतला एजेंट था। कंज्यूमर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में जो उत्पादन हुआ है उसकी तुलना में यह ठीक है, लेकिन उसकी कोई तुलना नहीं है और इन पतले बूंदों की कीमत 5000 रूबल है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसे विदेश से नहीं खरीदा और खुद को ही बेच दिया। बस इस तेल की बिक्री पूरे साइबेरिया की गरीबी की स्तर
को ऊपर से उठाने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन हमारे पूर्वजों की इस तरीके को पश्चिम देश में कैसे जाने दिया और हम एक कंगालों की तरह सिसकते रह गए। आखिरकार लेखक ने तय किया कि वे खुद तेल का उत्पादन करेंगे और अपने व्यवसाय को अमीर कर देंगे। लेखक कहते हैं, मैंने तय किया मैं अपने मुख्यालय पैट्रिस ल्यूमुम्बा का उपयोग करते हुए उत्तर दिशा में एक दूसरे अभियान की कोशिश करूंगा। मैंने बिक्री के लिए कई तरह के सामान जहाज़ में भरे और फिल्म देखने के कमरे को एक स्टोर रूम में बदल दिया। मैंने एक नए चालक दल को नियुक्त करने का फैसला किया और अपनी फर्म से किसी को आमंत्रित नहीं किया। जब चीज़ें खड़ी हुई, मेरी वित्तीय हालत बहुत ख़राब हो गई, जबकि मैं अपने इन नई हित की इच्छा से विचलित था। नोबसी वर्ग छोड़ने के 2 हफ्ते बाद मेरे सुरक्षा गार्ड ने बताया, उन्होंने रिंगिंग सिडार के बारे में अधिक बातचीत की और उन्होंने पाया कि नए काम में रखे गए श्रमिकों में से बहुत अजीब लोग शामिल थे। इस हल्के ढंग से रखने के लिए मैंने अपने चालक दल के सदस्यों को तिमाहियों में आगामी ट्रैक के बारे में बात करने के लिए बुलाया। उनमें से कुछ भी स्वयंसेवक आधार पर जाने के लिए सहमत हुए। दूसरे ने इस ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त भुगतान के लिए कहा, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था जब वे काम के लिए साइन करते समय सहमत थे। जहाज़ में आरामदायक परिस्थिति में रुकना एक अलग बात थी और 25 किलोमीटर दूर तेगा में जाकर अपने पीठ पर लाद कर भार ढोते हुए जहाज़ तक आना चल और अलग बात है। मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब थी। मैंने देवदार को बेचने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार पुराने लोगों ने कहा था इसे हटा दिया चाहिए। इसके अलावा मेरे मुख्य उद्देश्य देवदार का पेड़ नहीं, लेकिन उसके तेल निकालने का रहस्य था और निश्चित रूप से यह रहस्य ढूंढना बहुत आकर्षक था। लेखक के अनुसार उस तेल के रहस्य को ढूंढना लेखक के लिए बहुत आकर्षण था, इसलिए वह साइबेरिया की तरह रवाना हुए। और आगे लेखक कहते हैं, जैसे जैसे वह उधर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, उन्हें एहसास होता है कि उनके इस काम के ऊपर नज़र रखा जा रहा है और उनके ऊपर जासूसी की जा रही है। और तब लेखक सोचते हैं और लास्ट में आखिरकार उन्होंने तय किया कि किस तरह चालाकी से इस सब से निकाला जाए। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। आगे हम एक नए भाग से नई कहानी की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।